गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे हम विगत वीडियो में हम व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में या वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरे मनोवैज्ञानिक, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कार्ल युंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, कौन कौन से उसने प्रकार बताए हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो विगत क्लास हुई थी उसमें हमने ये जाना था कि सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ और उसने द्रव्य के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें उसने 4 बताए थे: पीला पीत, काला पीत, रक्त, श्लेष्मा। उसके बाद में 2 मनोवैज्ञानिक हुए थे, सेल्डन और क्रेसमर। सेल्डन ने भी 3 प्रकार बताए थे और क्रेसमर ने 4 प्रकार बताए थे। सेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए थे वह शारीरिक संरचना के आधार पर बताए थे, और जो क्रेसमर है उन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार बताए थे। जो सेल्डन के 3 प्रकार थे उसी प्रकार से क्रेसमर के भी 3 प्रकार थे, लेकिन क्रेसमर ने एक चौथा प्रकार और बताया जिसका नाम था डिस्प्लास्टिक, जिसे हम मिश्रित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहते हैं। उसी कड़ी में आज पढ़ते हैं हम कार्ल युंग के बारे में। कार्ल युंग ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। हम बात करें कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया। मनोवैज्ञानिक का मतलब है जिसका आधार मान्य हो कि वास्तव में इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वह 2 भाग बनाए। उसने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया उन्होंने। एक था अंतर्मुखी और दूसरा था बहिर्मुखी। अंतर्मुखी की बात करें, ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, निडरता का अभाव पाया जाता है, निडरता का अभाव। बात करें कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ये कम बोलने वाले, हम और कह सकते हैं शर्मीले स्वभाव के, शर्मीले स्वभाव के। कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वह संकोची प्रवृत्ति का या संवेदनशील होगा। संकोची का मतलब ये है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति है वो अपनी बात को कह नहीं पाता, उसमें स्पष्टवादिता नहीं होती है, संकोच करता है कि मैं बात कहूं नहीं कहूं, इस प्रकार का व्यवहार होता है उसका। निडरता का अभाव होता है तो किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के सामने या समूह के सामने दृढ़ता के साथ नहीं कह सकता। कम बोलने वाले होते हैं और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार के अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कवि। इस प्रकार के व्यक्ति को कह सकते हैं कवि। इसके अलावा वैज्ञानिक,
ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। कवि, आप कहेंगे सर कवि तो बहुत कविता करने वाला होता है, लेकिन वह अपने भाव को हर जगह नहीं कह पाता है, वह अपने भाव कविता के माध्यम से कहता है। कोई समस्या होती है, कोई जीवन में उसकी कुछ दुख दर्द या कोई घटना घटित हुई है, उसको प्रत्यक्ष में कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। तो इस प्रकार से हम कवि और वैज्ञानिक का उदाहरण इसमें ले सकते हैं। फिर बात करें बहिर्मुखी, इसमें निडरता होती है, ये एक तरह से नेता टाइप के लोग होते हैं, वाचाल होते हैं, साथ साथ में इनमें व्यक्तियों की बात करें जैसे वकील, ये बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो इस प्रकार से कार्ल ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहुमुखी। इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि तीसरा नाम और आता है उभयमुखी। उभयमुखी, इसमें जो आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। उभयमुखी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों विशेषताएं उभयमुखी में पाई जाती है। तो हमें शुरू के अंदर कार्ल ने दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उसके बाद में तीसरा वर्ग कौन सा आता है, उभयमुखी, जिसके अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दोनों गुण पाए जाते हैं। इसी क्रम में हम एक और विद्वान की बात करते हैं जिसका नाम है, आपने सुना होगा, रोटर का वर्गीकरण। रोटर, एक रोटर नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो दो प्रकार से वर्गीकरण किया उसने। पहला प्रकार बताया बाह्य नियंत्रण, और दूसरा बताया उसने आंतरिक नियंत्रण। अब समझो, पहले ही दिमाग में रखना, आपको याद रखना क्या, कि रोटर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया, दो भागों में किया। व्यक्तित्व के कितने भाग बताए, दो। पहला बाह्य नियंत्रण, दूसरा आंतरिक नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आप का आकलन केवल बाह्य रूप को देख करके, बाह्य कारकों को देख करके अगर व्यक्तित्व को जानता है, व्यक्तित्व मूल्यांकन करता है, तो उसे बाह्य नियंत्रण कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कंपटीशन में असफल हो जाता है। असफल होने के बाद उसको पूछा जाता है कि आप असफल क्यों हुए, तो वह क्या कहेगा, वह ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं था, मैंने अच्छी कोचिंग नहीं की, मेरे पास अच्छी पुस्तकें नहीं थी, मेरे पास मुझे पढ़ाने वाले अच्छे गुरुजी नहीं थे। कहने का मतलब है कि वह अपनी कमी ने बता करके केवल बाह्य कारकों को आधार बना करके अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है, तो वो क्या हो गया, बाह्य नियंत्रण। दूसरा, यही समस्या है कि वह कंपटीशन में सफल नहीं हो पाया, तो अगर उसका मूल्यांकन आंतरिक नियंत्रण के आधार पर करता है। कैसे, जैसे वो कहता है कि मैंने अध्ययन समय पर नहीं किया, मैंने अध्ययन कम किया, मुझे और अध्ययन करना चाहिए था, मैंने अध्ययन किया ही नहीं। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति अपनी खुद की कमी का एहसास हो, आंतरिक रूप से, हमें कहीं उसकी आत्मा ही कहती है कि वास्तव में मैंने अध्ययन नहीं किया,
मैंने वास्तव में शॉर्टकट अपनाई। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने वास्तविक मूल्यों को आधार रख करके अगर अपना मूल्यांकन करता है तो इस प्रकार का व्यक्तित्व आंतरिक नियंत्रण वाला व्यक्तित्व कहलाएगा। और बाह्य कारकों को ध्यान में रख करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है या इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हम कहेंगे कि ये व्यक्तित्व बाह्य नियंत्रण वाला व्यक्तित्व है। इस प्रकार से आज हमने दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने व्यक्तित्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले आज हमने कार्ल युंग के बारे में पढ़ा जिसने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। उसके बाद में तीसरा और आ जाता है उभयमुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने आज पढ़ा रोटर के बारे में। रोटर ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और जो वर्गीकरण किया वो दो भागों में किया। उसने नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया। उसने बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। आज के लिए इतना ही मित्रों। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।